नमस्कार। सत्ता क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में जिस तरीके से शक्ति का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, उसी भांति सत्ता भी अपने आप में राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु बनकर सामने आती है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी संस्था का जब हम संचालन करते हैं तो वह सत्ता के अभाव में नहीं हो सकता। इसलिए सत्ता की अपनी एक महती भूमिका है। राज्य की आत्मा की संज्ञा सत्ता को प्रदान की जाती है। प्रत्येक मानवीय और राजनीतिक संगठन जो है उसका ढांचा सत्ता पर ही आधारित होता है। इस आधार पर सत्ता के अभाव में अव्यस्तता, दमन नीति और अराजकता का साम्राज्य बढ़ जाता है। विचारकों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, निष्पत्ति ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहाँ सत्ता नहीं है वहाँ पर कोई भी संस्था विद्यमान नहीं है। इस आधार पर हम सत्ता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में देखते हैं। परिवार में पिता की सत्ता विद्यमान होती है। शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा कक्ष में अध्यापक की सत्ता विद्यमान होती है। और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण, योजनाओं को बनाने और उसको क्रियान्वित मूर्त रूप प्रदान करने में वह कार्यपालिका के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि सत्ता की प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक भूमिका है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में सत्ता का अपना विशिष्ट स्थान है। परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि जब शक्ति को वैधता यहाँ पर प्राप्त होती है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। रॉबर्ट टेहल के अनुसार से सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि सत्ता को प्रायः शक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। एलन के अनुसार से सौंपे गए जो भी हमारे कार्य हैं, जो दायित्व हैं, उसके निष्पादन को संभव बनाने हेतु शक्तियाँ और जो अधिकार हैं उसको हम सत्ता के तौर पर जानते हैं। बीस ने कहा है कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित और निर्देशित करने का जो हमारे पास औचित्यपूर्ण अधिकार है उसको हम सत्ता के तौर पर लेते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि सत्ता को प्रायः शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है और आदेश देने का जो एक मुख्य शक्ति है वह सत्ता के पास विद्यमान होती है। प्रक्रिया स्थिति के आधार पर अगर हम देखें सत्ता की प्रकृति, तो 20 महोदय ने दो तरीके की सत्ता के परिप्रेक्ष्य में बात कही है। एक है आपका औपचारिक सत्ता सिद्धांत, दूसरा है स्वीकृत सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत का जो मुख्य आशय है वह इस रूप में है कि आदेश देने का जो अधिकार होता है वो उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास होता है और वह निचले स्तर पर उसको क्रियान्वित रूप यहाँ पर प्रदान करते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि पदानुक्रम की प्रक्रिया के आधार पर हमारी औपचारिक सत्ता सिद्धांत कार्य करता है, जहाँ ए से आदेश दिया जाता है और फिर सी से उसको क्रियान्वित में मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। स्वीकृत सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि औपचारिक या कानूनी सिद्धांत की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो अधीनस्थ निकाय है उसे कहाँ तक स्वीकार करेंगे। इसको हम इस रूप में देखते हैं। मतलब जो दिया गया आदेश है उसको अधीनस्थों के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करना, क्रियान्वित अगर किया जाएगा तभी हम स्वीकृत सिद्धांत को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से यह सत्ता के 20 महोदय के अनुसार से दो प्रकृति स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। साइमन के अनुसार से अगर हम सत्ता के कार्य देखें तो समन्वय को स्थापित करना, उत्तरदायित्वों को पूरा करना, बुद्धिजीवियों की इच्छा के अनुरूप या उनके परामर्श अनुरूप कार्य करना,
नियंत्रण, प्रत्यायोजन और समायोजन का जो स्वरूप है वह मुख्य कार्यों के तौर पर उभर कर सामने आता है। भूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें कितने प्रकार की सत्ता पाई जाती है। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकृति स्वरूप में बताया है कि 3 तरीके की सत्ता विद्यमान है: परंपरागत सत्ता, बौद्धिक सत्ता और करिश्माई सत्ता। परंपरागत सत्ता का मुख्य आशय आता है हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं, इसका स्वरूप परिवार में उभर कर सामने आता है। परिवार में जो मुख्य भूमिका एक सत्ता का स्वरूप होता है वह मुखिया के तौर पर होता है। उसी तरीके से हमारी जो बौद्धिक सत्ता है उसमें उच्चतर स्तर अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों और नियमों का पालन अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की जो सत्ता है वह संवैधानिक नियमों के अंतर्गत प्राप्त होती है। करिश्माई सत्ता का मतलब होता है कि विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के आदेशों का जो पालन होता है वह स्वतः उसकी व्यक्तित्व प्रक्रिया को देखकर किया जाता है। उसको हम करिश्माई सत्ता के तौर पर लेते हैं। जैसे बहुत सारे आंदोलनों की जो सफलता निर्धारित होती है वह भीड़ के बीच में से निकले हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व जो आम जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है, जिससे कि आंदोलनों को एक दिशा प्रदान होती है और वह सफलता के आयाम बनते हैं। जैसे भारत में जेपी आंदोलन का जो स्वरूप था वो निकल कर सामने आया। अन्ना हजारे का जो एक स्वरूप नेतृत्व आया, चमत्कारी नेतृत्व, गांधी जी का नेतृत्व, तो ये एक करिश्माई सत्ता के अपने स्वरूप सामने आते हैं। अगर हम सत्ता की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि सत्ता को हम वर्गीकृत इसके अतिरिक्त किस रूप में करते हैं, तो दैवीय अधिकारों के आधार पर भी सत्ता को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पूर्व में हुआ करता था कि जो शासक हुआ करते थे, राजा, उनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, वह सत्ता के एक आधार थे। पैतृक परंपराओं के आधार पर भी जब वंश परंपरा पर आधारित प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के बाद उसका पुत्र सत्ता को स्थापित करने का एक आधार बनता है। बल पर आधारित भी सत्ता होती है। जब सत्ता को हम नियमों की अवधारणाओं को दमन प्रवृत्ति के आधार पर स्थापित करेंगे तो वह हमारी बल पर आधारित सत्ता का रूप उभर कर सामने आता है। विशिष्ट जनों की सत्ता का मतलब होता है जिसमें हम एलीट ग्रुप अवधारणाओं को स्थापित करते हैं, जो ज्ञान, धन, शक्ति के द्वारा उच्च वर्ग की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार की सत्ता में व्यक्तियों के हाथों में विद्यमान होती है। विशिष्ट जनों की श्रेणी में जो सत्ता होती है वो उनकी गुण और उनकी धर्मिता के आधार पर, संवैधानिक का मतलब है जो नियम बंदों के आधार पर जो भी नियमावली है कानूनी, उसके आधार पर जब सत्ता का स्वरूप उभरेगा उसको हम संवैधानिक सत्ता कहते हैं। अवैध का मतलब होता है कि वही सत्ता है जो हमारी दमन की प्रवृत्ति पर आधारित है, कानूनों का उसमें कोई भी यहाँ पर जुड़ाव नहीं होता है। इस प्रक्रिया के आधार पर ये सत्ता स्थापित होती है, उसको हम अवैध सत्ता के तौर पर जानते हैं। तो ये हमारे सत्ता के स्वरूप हमारे उभर कर सामने आए कि क्या क्या एक प्रकृति का आधार है, किस आधार पर सत्ता पालन आम जनमानस करता है। तो इसमें आते हैं, एक तो होता है विश्वास के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है, एकरूपता के आधार पर भी सत्ता का पालन होता है, जिसमें परामर्श और सुझाव तथा आदेश की महत्वशीलता होती है। दबाव से भी हम सत्ता का पालन करते हैं कभी कभी। और इसके अतिरिक्त वैधानिकता, जो हमारी संवैधानिकता का एक स्वरूप आता है, इसके आधार पर भी सत्ता को स्वीकार किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यही भाव निकल कर सामने आते हैं कि शक्ति का वह स्वरूप जो हमारी इच्छा अवधारणा पर आधारित है और जिसका पालन आम जनमानस करता है, इसको हम दबाव और न प्रेरणा की आवश्यकता मान सकते हैं। वही हमारे लिए सत्ता है और आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की जो शक्ति विद्यमान होती है वह सत्ता के तौर पर उभर कर सामने आती है। धन्यवाद।